वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। और आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे वो इन्वायरमेंट का पार्ट 2 है। इन्वायरमेंट आप पार्ट 1 देखा है। परेशान मत होइएगा, सारे इकोलॉजी के कंपोनेंट्स हम यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे आपको। और जो इसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं उनको भी हम सेग्रीगेट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, सर व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एनवायरमेंटल साइंसेज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो एनवायरमेंटल साइंस जैसे आपका बाकी सब्जेक्ट है, जूलॉजी है, बॉटनी है और केमिस्ट्री है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। उसी तरह एनवायरमेंटल साइंस एक सब्जेक्ट है आपका। जब हम बात करते हैं स्टडीज़ की, तो स्टडीज़ में क्या आता है? स्टडीज़ में आता है अवेयरनेस प्रोग्राम, इन्वायरमेंट को लेके अवेयरनेस प्रोग्राम। और ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ये हर स्ट्रीम के बच्चे इसको अपने बीए, बीएससी, बीकॉम, होम साइंस, एग्रीकल्चर सब में, बीएड सब चीज़ों में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टडीज़ अवेयरनेस प्रोग्राम है। स्टडीज़ इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, एक छोटा सा यूनिट है इन्वायरमेंटल साइंस का, जिसमें इकोलॉजी और पोल्यूशन के बारे में फंडामेंटल बेसिक जानकारियाँ दी जाती हैं। इन्वायरमेंटल साइंस अलग है और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ अलग है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कंटेंट्स जो आज के को हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इन्वायरमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या है और कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या क्या होते हैं। तो शुरुआत करते हैं इन्वायरमेंट की। जो इन्वायरमेंट का डेफिनेशन, जो शब्द जहाँ से आया, वो हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के, इसमें आई बटन जब आप क्लिक करेंगे स्क्रीन को तो आई बटन आएगा, उसमें आपका आ जाएगा, उसमें हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट शब्द कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसकी आपको हिस्ट्री जाननी होगी। अगर आप उसकी हिस्ट्री जान रहे हैं तो यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट वेरी सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि 1800 से 1100 BC में पहली बार कहीं भी पूरी दुनिया के इतिहास में, असीरियन, मेसोपोटामिया, सीरिया, रोम, किसी भी सभ्यता से पहले सबसे पहली बार रिटन टेक्स्ट में अगर कहीं इन्वायरमेंट का जिक्र मिलता है तो वो आपको ऋग्वेद में मिलेगा। ऋग्वेद में इन्वायरमेंट के जो शब्द हैं उनको पंच महाभूत कहा गया है, 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स कंपोनेंट ऑफ लाइफ, जिसमें आकाश और जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी की जिक्र किया गया है। हम जानते हैं कि इन्हीं 5 तत्वों से इस धरती का निर्माण हुआ है। जैसा कि ऋग्वेद के टेक्स्ट में है कि आकाश से हमें जल की प्राप्ति हुई। तो अर्ली बम्बार्डमेंट एंड लेट बम्बार्डमेंट पीरियड के बारे में जब आप देखेंगे गूगल पे, तो नासा के साइट से तो आपको पता चलेगा कि इस धरती पर जल उल्कापिंडों के कारण आया, दूसरे ग्रहिकाओं से आया, और फिर उस जल से जीवन की शुरुआत हुई। फिर अग्नि की बात आई, फायर का जो तत्व है, उसमें वायु का तत्व आया। वायु मतलब कि हवा। ये वायु जो है वो धरती के घूमने से क्रिएट हुई, और फिर ये सारे चारों तत्व मिलकर आपस में पृथ्वी पे जीवन का निर्माण करते हैं। तो जिस पृथ्वी की बात यहाँ पे हो रही है वो जीवित ग्रह की बात हो रही है, जब लाइफ कंपोनेंट शुरू हो चुके थे, वैसा इन्वायरमेंट बन चुका था। अब हम इसको डेफिनेशन में देखें अगर, तो जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो ये कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स नहीं है, ये एक डायनेमिक मैकेनिज़्म है, एक बहुत बड़ा डायनेमिक मैकेनिज़्म, जाइंट, जिसमें कॉस्मॉस आते हैं। एक इक्विलिब्रियम है जिसमें सभी प्लैनेट, प्लैनेटरी सिस्टम्स सब आते हैं, और उसी में एक प्लैनेट है हमारा अर्थ, जिसको हम होम भी कहते हैं अपना, वो आता है। अगर परिभाषा के तौर पे हम इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इन्वायरमेंट इज़ अ सर्कमस्टांसेस, ऑब्जेक्ट और कंडीशन बाय विच
वन इज बाउंडेड और सराउंडेड, या हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। मैंने एक डेफिनेशन लिखा इस पे कि इन्वायरमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनी प्लानिटरी सिस्टम इन कॉस्मिक इक्विलिब्रियम। ये मेरा खुद का है, क्योंकि देखिए पढ़ने का मतलब है, जैसे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं आप, IAS PCS का, तो उसमें 10 किताब पढ़ने के बाद से आपकी अपनी विचारधारा क्या होती है वो मायने रखता है। आप क्या सोचते हैं, आप MSc कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, तो आपके पास एक विचारधारा बननी चाहिए ना। अगर आपके पास 10 किताब पढ़कर एक कॉन्साइज नोट्स आप नहीं बना पा रहे हैं, तो यू शुड थिंक अबाउट योर फ्यूचर एंड करियर, क्योंकि तब कंडीशन बहुत वर्स्ट हो जाती है। इन्वायरमेंट रिप्रेजेंटेटिव कंपोनेंट होता है। जैसे यदि हम किसी वीराने घर में चले जाएं, कोई खाली घर हो, तो वहाँ पे आपका इस्तकबाल करने वाला, खैर मकदम करने वाला, स्वागत करने वाला कोई नहीं होगा। पर यदि हम किसी घर में जाते हैं जहाँ पे परिवार है, तो कोई व्यक्ति आएगा आगे बढ़कर जो रिप्रेजेंट कराएगा, फैमिली मेम्बर से इंट्रोड्यूस कराएगा। तो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इन्वायरमेंट, इन केस ऑफ आवर अर्थ, इन केस ऑफ एनी प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट की बात करें तो सबसे पहला शब्द आता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा। सबसे पहला शब्द आता है। अगर हम मार्स की बात करें, बहुत सारे वैज्ञानिक लोग जुटे हुए हैं कि मार्स पे हम चलेंगे और जीवन को ढूंढेंगे। तो मार्स पे जाने का तो मतलब ठीक है, समझ में आता है, पर क्या सभी पूरे धरतीवासी मार्स पे चले जाएंगे? इज इट पॉसिबल टू हैबिटेट मार्स? क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए आपकी सैलरी बिल गेट्स के बराबर होनी चाहिए। अब सभी आदमी की तो सैलरी बिल गेट्स के बराबर नहीं हो सकती है। तो वहाँ पे अब मार्स पे हैबिटेट की बात कर रहे हैं। धरती पे जो जल है उसका केयर करना ज़्यादा ज़रूरी था। तो वैज्ञानिक बता रहे हैं कि हम चाँद पे पानी ढूंढ रहे हैं। बेसिकली वो चाँद पे पानी नहीं, वो चाँद पे हीलियम ढूंढ रहे हैं, हीलियम 3, जो कि नेक्स्ट फ्यूचर ईंधन है आफ्टर एथेनॉल और हाइड्रोजन। बहुत ताकतवर है। अब यही समझ में आना है कि हीलियम 3 ईंधन के रूप में इस्तेमाल होगा कि किसी नए परमाणु संयंत्र में लगाया जाएगा। क्योंकि चाँद पे, ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस पानी का कोई महत्व नहीं जो चाँद पे मिल रहा हो। कारण है कि चाँद पे कोई सघन वायुमंडल नहीं है जैसे हमारा है। तो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और हीलियम के पार्टिकल्स उस पानी में होंगे, जो हाईली रेडियो एक्टिव होगा और अनड्रिंकेबल टू द मैनकाइंड होगा। समझ गए होंगे? वो जादूगर वाली कहानी है। जादूगर कभी देखें, एक हाथ से कुछ करता रहता है और एक हाथ से उसने अपना चमत्कार दिखा देना है। तो विज्ञान भी यही है, कहते कुछ हैं, ढूंढ कुछ रहे होते हैं। अब इन्वायरमेंट में अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, टाइप्स की बात करें, इसके वर्गीकरण की बात करें, देखिए ये वीडियोस क्यों लंबे कई पार्ट में बन रहे हैं, क्योंकि एक एक घंटे का वीडियो बनाने का जो है, बना तो मैं दे रहा हूँ पर उसको देख ही नहीं रहे लोग, उसको देख नहीं रहे हैं। और नहीं देखने का मतलब है कि आप उसको देखने पे 1 घंटा कौन समय अपना वेस्ट करें। तो इसीलिए मैं अभी सिंक्रोनाइज करके कई वीडियोस को पार्ट में डाल रहा हूँ। इन्वायरमेंट को डिफाइन किया गया है, क्लासिफाई किया गया है 3 सेगमेंट में। जो मेरा नज़रिया है पर्यावरण को देखने का, मैं पर्यावरण को 3 तरीके से देखता हूँ। एक है नेचुरल कंडीशन, दूसरा है इंटरलिंकिंग कंडीशन और तीसरा है मैन इंजीनियर्ड। तो पर्यावरण को हमने 3 अलग अलग आयाम में देखेंगे। तो जो नेचुरल कंडीशन है वो क्या है? नेचुरल कंडीशन मतलब अनटच्ड, अनरीच्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी की बात करें तो क्यों हम ह्यूमन इन्वायरमेंट के नहीं हैं पार्ट? वी आर ऑल्सो स्पीसीज, बट वी आर द मोस्ट वर्स्ट क्रिएशन नाउअडेज फॉर द नेचर। हम ही पोल्यूटेंट हैं। आप किसी चिड़िया को, किसी शेर को, किसी जिराफ को,
किसी हाथी को, किसी बंदर को पोल्यूटेंट के रूप में नहीं देखेंगे, पर ह्यूमन बीइंग जो है वो है पोल्यूटेंट। पोल्यूशन हम ही से शुरू होता है। तो ऐसा जगह जहाँ पर किसी भी प्रकार का, किसी भी डायमेंशन में पोल्यूटेंट का एग्जिस्टेंस न हो, पोल्यूटेंट न हो, वह वर्जिन कंडीशन, वो फ्रेश कंडीशन नेचर का, नेचुरल इन्वायरमेंट कहलाता है। यहाँ नेचर जो है वो कंपोनेंट्स और फैक्टर्स को डील करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे कि कोर जोन है फॉरेस्ट में, कोरल्स हैं, मैनग्रूव्स हैं, ये सब मैक्सिमम पोर्शन इनके बहुत सारे हैं। आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, अमेज़न का, कॉन्गो बेसिन, तो इसमें कई सारे ऐसे पोर्शंस हैं जो अनटच्ड हैं अभी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। बहुत सारे डेल्टास, बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के इंक्रोचमेंट में नहीं हैं, टच में नहीं है। तो वो जो फ्रेश कंडीशन जिसमें नेचर वर्क कर रही है, अपने डायनेमिक्स को मूव करा रही है, वो कंडीशन नेचुरल इन्वायरमेंट कहलाएगी। अब इंटरलिंकिंग क्या है? इंटरलिंकिंग वो ट्रांजिशन जोन है जहाँ ह्यूमन और नेचर दोनों एक साथ एक्टिव रहते हैं। ह्यूमन भी अपना काम कर रहा है, नेचर भी अपना काम कर रही है। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझें, किसी समुद्र में कोई शिप है, वो डूब गया, डूबकर उसके बेड पे चला गया, नीचे तलछट पे बैठ गया जाके। अब वो शिप क्या है? वो अबेंडेंट शिप इज नाउ बिकम अ हैबिटेट फॉर द फिशेस एज वेल एज कोरल कॉलोनीज, एज वेल एज जो है आपका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो है उस शिप पे एग्जिस्ट करने लगेगी नेचुरली अंडर वाटर। और ये लाइफ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, पर चूँकि ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पर इस तरह का प्रोसीजर नेचर शुरू करती है। तो ये इंटरलिंकिंग पॉइंट हुआ, इंटरलिंकिंग पॉइंट हुआ, एक ट्रांजिशन जोन हुआ जहाँ पे ह्यूमन और नेचर वर्क किए। दूसरी जगह पे टेरेस्ट्रियल में भी ऐसा होता है। बहुत सारे आप अबंडेंट बिल्डिंग देखेंगे, उसमें क्लाइंबर्स और रोडेंट्स और रेप्टाइल्स, एवियंस, ये सब लोग अपना घर और घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक सक्सेशन का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। ये जो इन्वायरमेंट होगा ये इंटरलिंकिंग होगा, ये इंटरलिंकिंग होगा। अब आइए मैन इंजीनियर्ड की बात करें। मैन इंजीनियर्ड इन्वायरमेंट क्या होगा? वह इन्वायरमेंट जो टोटली मैन इंजीनियर्ड हो। यहीं पर एक क्लेमेंट की बात हमको याद आती है जो सक्सेशन के डेफिनेशन में मैंने बताई थी। सक्सेशन कहता क्या है कि स्पेशीज़ अपने इन्वायरमेंट को जब बदलना शुरू करते हैं तो वो अपने खुद के लिए उसको इनहेबिटेबल बना देते हैं और वो माइग्रेशन के लिए खुद के और इन्वेजन के लिए वो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल देखिए, फॉरेस्ट में या आप अपने अगल बगल भी देखिए, कहीं पे चूहे का बिल है, रोडेंट ने अपना जो है बिल बना रखा है, होल बना रखे हैं। वो स्नेक के लिए बड़ा ही जो है हेल्पफुल हो जाता है उनको फाइंड करना, क्योंकि वो उनका नीच है और उस नीच को वो फाइंड कर लेता है और फाइंड करने के बाद से उसकी फीडिंग वो अपना खा लेता है उसको। तो ये जो वहाँ पे फूड चेन रन कर रहा है, ये उस चूहे के द्वारा बनाए गए बिल के कारण हो रहा है। अगर वो चूहा अपना बिल ना बनाता तो स्नेक उसको जल्दी से नहीं कैप्चर कर पाएगा। ठीक उसी तरह यही खेल हम लोगों के साथ भी नेचर खेलती है। नेचर इसी तरह हम ह्यूमन को इरेडिकेट कर देगी। जैसे जैसे हम अपने लिए इन्वायरमेंट में बदलाव कर रहे हैं, वैसे वैसे आप क्लाइमेट को चेंज होता हुआ, ग्लोबल वार्मिंग को चेंज होता हुआ, ग्लोबल वार्मिंग में सी लेवल राइज को देख रहे हैं।
जैसे जैसे सी लेवल राइज होगा तो समुद्र तट के किनारे पर रहने वाले तटवर्ती इलाके पे लोग दे स्टार्ट माइग्रेटिंग टूवर्ड्स द टॉप हिल्स। नतीजा क्या होगा, उस टॉप हिल्स पे रिसोर्स के स्ट्रेस क्रिएट होगा, और ये रिसोर्स स्ट्रेस जो है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर को प्रमोट कर सकता है। इन्वायरमेंट कतई खतरनाक चीज़ है, ये किसी भी दो देशों को युद्ध के लिए ले जा सकती है, और एक बार नहीं कई बार ले गई है। एग्जाम्पल आप देखिए, इराक वार तेल का, अफगानिस्तान वार अफीम का। ऐसी कोई दवा नहीं जिसमें अफीम न पड़ती हो, मेडिसिनल उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। वार एक ही तरीके से नहीं लड़ी जाती। इट इज़ नॉट अबाउट द सद्दाम हुसैन एंड ओसामा बिन लादेन, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द रिसोर्सेज। Simply, if you are studying the environment science, you also know the global politics. This portion of politics is going to be discussed in the upcoming videos, where we discuss the microenvironment of our planet. Now, तो challenges हमारे साथ तो बहुत हैं, हम मॉडिफाई कर रहे थे जा रहे इन्वायरमेंट को, पर हर क्रस्ट के एक ट्रफ होता है और हर ट्रफ का एक क्रस्ट भी होता है। इस डीमेरिट में भी मेरिट है। मेरिट ये है कि इस हिसाब से हम अपने इन्वायरमेंट को समझ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं समझने का। जो हमने गलती की उसको हम रीस्टोर कर रहे हैं, रीस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी। नाउ इट इज़ बिकम बिजनेस, इट इज़ बिकम बिजनेस। इन्वायरमेंट जो है वो बहुत बड़ा बिजनेस है, $multi-million। ये बात मैं ही नहीं कह रहा, ये बात टेस्ला कंपनी भी कहती है, ये बात टाटा भी कहती है, ये बात गूगल भी कह रहा है, ये बात फोर्ड भी कह रहा है, ये बात मर्सिडीज़ भी कह रही है। ये एक मामूली व्यक्ति नहीं बोल रहा है कि इन्वायरमेंट इज़ नाउ बिकम अ ग्लोबल बिजनेस ऑफ $multi-million। इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स टाइम, फोर्ब्स, एवरीवेयर। लियोनार्डो डी कैप्रियो, अर्नोल्ड स्क्वार्ज़नेगर, both are working on environment. Prabhas, the superstar of Bahubali, working on environment. He has its own NGO run on plantation of trees, samplings. दुनिया के बड़े बड़े नेता इसी चीज़ पे बात कर रहे हैं। आज की सिनेरियो में पूरे अर्थ पर 100% जितना रिसर्च है उसका 70% रिसर्च केवल इन्वायरमेंट पे हो रहा है, केवल इन्वायरमेंटल पे हो रहा है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत बड़ा आयाम क्रिएट करती है हमें समझने के लिए। हमको क्यों रीस्टोरेशन, मैन इंजीनियर्ड इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हमको रीस्टोरेट करना है भाई। जो हमने नुकसान कर दिया उसको हमको दुरुस्त भी तो करना होगा, क्योंकि हैबिटेट लॉस से मास डिस्ट्रक्शन हुआ है। अब एक पेड़ का एग्जाम्पल लीजिए आप। एक पेड़ में कई ट्रॉपिक लेवल होंगे, उसको आप कई हिस्से में बांट सकते हैं, 3-4 लेयर बना सकते हैं। ट्रॉपिक लेवल मतलब पिरामिड का ही ट्रॉपिक लेवल नहीं होता है। ट्रॉपिक लेवल यू फाइंड एवरीवेयर। इफ यू आर लिविंग इन 5-story बिल्डिंग, इट इज़ ट्रॉपिक्स, यू नो दैट, इट इज़ नोन एज ट्रॉपिक ऑल्सो। तो अब ये जो ट्रॉपिक्स पे है, अब मान लीजिए एक पेड़ है, एक पेड़ पे स्पैरो, क्रो एंड वल्चर, ये 3 स्पीशीज़ अपना जो है निच क्रिएट बनाई है। निच क्रिएट की हुई है, हैबिटेट है उनका। नाउ इफ वी कट डाउन द ट्री, व्हाट हैपन? वी डैमेज द niche of sparrow, crow and the vulture. Now if there is no habitat, there is no niche, then there is no hatching. फिर स्पेसीज की संख्या डिक्रीज करके वो विलुप्त हो जाएगी। इकोलॉजिकल निच में मैंने इसको डिस्कस किया है, उसको देखिएगा। तो मैन इंजीनियर्ड इन्वायरमेंट तो जरूरी है, पर ये जरूरी इसलिए है कि हमको रीस्टोर करना है, क्योंकि हमको लग चुका है कि हमारे पास जो भी इस 8 प्लैनेट का सिस्टम है हमारे अर्थ सोलर सिस्टम में, उसमें अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो हैबिटेबल है। वी आर अनेबल टू लिव ऑन मार्स और यूरेका और गैलिनी और
नेपट्यून और प्लूटो और एनीथिंग एल्स, एनीवेयर एल्स। अगर हम किसी दूसरे भी ग्रहों आकाशगंगाओं में जाने की जरूरत करें तो भी हमारे पास लाइट ईयर कहाँ है? थ्योरेटिकली है, पर हमारे पास वो ईंधन नहीं है जिससे लाइट ईयर पे हम ट्रेवल कर पाए। इसीलिए मैन इंजीनियर्ड इन्वायरमेंट की जरूरत है। हम इस अर्थ के बाहर नहीं जा सकते हैं, इसीलिए हमको इन्वायरमेंटल साइंस की जरूरत है। इसीलिए इन्वायरमेंटल साइंस की जरूरत है। और ये विषय वह विषय है जो अंडरस्टैंडिंग में मदद करता है अपने घर की। जितना आप इसको पढ़ेंगे उतना ही आप अपने घर को समझेंगे, उसके उतने ही मैकेनिज्म को समझेंगे। मैन इंजीनियर्ड इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल में जैसे आप पॉली हाउस देख रहे हैं, अब बारहों महीना साग मिल रहा है, गोभी मिल रही है। ये क्या है? ये हमको पॉली हाउस से मिल रहा है। इस नेचर को हम समझे, ग्रीन हाउस का एक डेवलप किए ग्लास हाउस टाइप में, और हम उसमें ग्रोथ करा रहे हैं कंट्रोल वे में। ये क्या चाहिए? ये वही है मैन इंजीनियर्ड इन्वायरमेंट। हाइड्रोपोनिक्स है मैन इंजीनियर्ड इन्वायरमेंट। स्पेस इकोसिस्टम है। नासा के साइंटिस्ट अंतरिक्ष में जाते हैं, साल भर रहते हैं, क्या खाते हैं क्या पीते हैं, सारा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, सारा कुछ कंट्रोल्ड यहाँ से ऊपर जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। ये क्या है? मैन इंजीनियर्ड इन्वायरमेंट है। तो इसलिए हमको ज़रूरत भी है इसकी, मैन इंजीनियर्ड इन्वायरमेंट की। पर इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक ये है कि वंस हमने इसको ट्रिगर किया तो इसमें कोई हमारे पास बैकअप नहीं है। बैकअप नहीं है। वंस ग्राउंड वाटर पोल्यूट, वंस एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड। हिरोशिमा नागासाकी में जो वर्ल्ड वार के दौरान एटम बम फोड़ा गया, इस एटम बम के रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पोलों पे पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। तो ये मैन इंजीनियर्ड इन्वायरमेंट का हुआ। तो इन्वायरमेंट बेसिकली तीन प्रकार के, एक तो नेचर के कंट्रोल में होता है पूरा, एक दोनों के कंट्रोल में होगा, और एक पूरा मैन इंजीनियर्ड, मैन के कंट्रोल में होगा, ह्यूमन बीइंग। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के लिए हम जंगलों का कटाई कर रहे हैं क्योंकि हमारी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट पैसा नहीं है, हमारी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फूड है। आप क्या सोचते हैं कि आपके जेब में जो है 10,000 रुपये रहेगा तो आप उसको खा सकते हैं? ना जी, आप 10,000 रुपये में खाना खा सकते हैं। खाना इज़ द रिक्वायरमेंट, फूड इज़ द रिक्वायरमेंट एज पर 10% लॉ, बिकॉज वी ऑल आर स्पीशीज। We all are species and we need food fundamentally for the metabolism, for the energy purpose, to run our ATP, to run our several pathways. We need energy. That's why man engineered environment is all necessary also, and it has a huge demerit, because once we modify our environment, start modifying environment, we are disobeying the rule of succession. हम सक्सेशन के उस रूल को ओवरलुक करके आगे बढ़ गए। इसमें कहा है कि किसी भी प्रकार का स्पीसीज अगर मॉडिफिकेशन किया तो वो उसके लिए असुरक्षित हो जाएगा और दूसरे स्पीसीज के लिए वो हैबिटेबल बन जाएगा। जैसे पहले शहर जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हैं, ये जंगल हुआ करते थे। जंगल काट के शहर बसा, जंगलों में बंदर रहते। अब वो बंदर जाए कहाँ? वो इंटरलिंकिंग कड़ी बनी, वो ह्यूमन के साथ एग्जिस्ट करना शुरू किए। इसी तरह ह्यूमन भी किसी भी रेस का हिस्सा है, ह्यूमन भी इसी रेस का हिस्सा है, ह्यूमन भी स्पीशीज है नेचर के लिए। एक पैथोजन, एक वायरस नेचर में स्प्रेड हुआ, कहानी खत्म, कहानी खत्म ह्यूमन रेस की। और कोई भी पैथोजन, कोई भी वायरस अटैक होगा नेचर के द्वारा,
सबसे ड्रास्टिक इम्पैक्ट उसका देखने को मिलेगा हमारे फूड्स पे। नेचर सबसे पहले आपका निवाला छीनेगी आपसे, सबसे पहले। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो आप कंपोनेंट देख रहे हैं, ऐसे ही कई सारे लोगों ने कंपोनेंट को डिस्क्राइब किया, पर वो फिजिकल बायोलॉजिकल को डिस्क्राइब किए। बायोलॉजिकल में उन्होंने रखा है एक्वाटिक बायोम और टेरेस्ट्रियल बायोम, पर बायोम एक अलग टर्मिनोलॉजी है, वो अलग आएगा, इसीलिए मैंने इसको इसमें ऐड नहीं किया। मैंने पूरे इन्वायरमेंट को ओपन कर दिया यहाँ पे, इसीलिए इसको दो हिस्सों में बांटा है, मैक्रो और माइक्रो। इन्वायरमेंट साइंस का बंदा कल्चरल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट पे भी बात कर सकता है। ऐसा सब्जेक्ट कहीं नहीं मिलेगा। फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं मैक्रो में। अब ये डिविजन्स कैसे हुए, ये डिविजन्स कैसे हुए इसको पहले समझिए। देखिए, इन्वायरमेंट को डायमेंशन और होराइजन के आधार पर दो भाग में बांटा गया, मैक्रो और माइक्रो। डायमेंशन और होराइजन, ध्यान रखिएगा, हम यहाँ डायमेंशन और होराइजन के रूप में मैक्रो और माइक्रो देख रहे हैं। फिर मैक्रो इन्वायरमेंट को उसके ऑपरेशन मैकेनिज्म के आधार पर तीन कैटेगरी में फंडामेंटल डिवीजन किया गया, फिजिकल, बायोलॉजिकल और एनर्जी। देख रहे हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल और एनर्जी। फिजिकल, बायोलॉजिकल और एनर्जी, तीन कंपोनेंट में विभक्त किया गया। अब फिजिकल कंपोनेंट को तीन भाग में मेजरली बांटे, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। क्यों तीन पार्ट में बांटा गया? क्योंकि ये जो डिवीजन था ये स्टेट ऑफ मैटर पे है। अब स्टेट ऑफ मैटर समझिए, एटमॉस्फेयर गैस हो गया, हाइड्रोस्फीयर लिक्विड वाटर और स्ट्रेटोस्फीयर सॉइल रॉक। सॉलिड, लिक्विड, गैस। देख रहे हैं, इट इज लिक्विड, गैस, सॉरी, इट इज सॉलिड, इट इज गैस एंड इट इज लिक्विड। सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ पर देखिए, ये आपका सॉरी गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। स्टेट ऑफ मैटर पे ये डिवाइडेड है, स्टेट ऑफ मैटर पे। कभी भी आपसे कोई पूछे कि इन्वायरमेंट को अगर हम माइक्रो में बांट रहे हैं और फिजिकल कंपोनेंट को हम तीन हिस्सों में बांट, क्यों बांट रहे हो भाई, क्यों, वाई, क्यों बांट रहे हो भाई, किस आधार पे बांट रहे हो? कोई बेसिक होगा ना आपका। तो तीन, उसको स्टेट ऑफ मैटर पे बांटा गया, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को फिर दो भाग में बांटा गया है, क्रायोस्फीयर और जियोस्फीयर। क्रायोस्फीयर मतलब होता है कि जो है आपका द एरिया कवर्ड बाय द आइस शीट्स, और जियोस्फीयर मतलब होता है द रॉक पोर्शन, द रॉकी एरियाज, सॉलिड सैंड्स, मड्स, क्ले, ये सब जियोस्फीयर में आएगा। पर द एरिया कवर्ड बाय द आइस इज नोन एज, जैसे ग्लेशियर हुआ, ये क्रायोस्फीयर में आएगा। ठीक है, अब हम फिजिकल स्फीयर में आज एटमॉस्फेयर का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। तो एटमॉस्फेयर को हम एटमॉस्फेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि एटम्स स्फीयर है। एटम्स स्फीयर में और जो आपका हाइड्रोस्फीयर है, जो आपका लिथोस्फीयर है, इन तीनों में क्या सिमिलरिटीज बनती है? ये तीनों सॉलिड लिक्विड गैस हैं और हर कंपोनेंट में आपको सॉलिड लिक्विड गैस मिलेगा। देखते जाइए, अभी एटमॉस्फेयर में भी सॉलिड लिक्विड गैस मिलेगा, हाइड्रोस्फीयर में भी, लिथोस्फीयर में भी। अब देखिए, एटमॉस्फेयर में क्या क्या है? गैस है, एरोसॉल डस्ट है, वाटर वेपर है, हो गया ना सॉलिड लिक्विड गैस। हाइड्रोस्फीयर में क्या होगा? आपको मिलेगा, हाइड्रोस्फीयर में भी आपको ये चीज़ मिलेगा,
पानी मिलेगा, टोटल डिजॉल्व सॉलिड मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा, ऑब्वियसली गैस। लिथोस्फीयर में भी यही है, सॉइल के दो पार्टिकल के बीच में आपको वाटर मिलेगा और एयर मिलेगा, और सॉलिड तो वो है ही, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में आपको मिलेगा। इसीलिए स्टेट ऑफ मैटर के आधार पर इसका डिवीजन हुआ। मुझे नहीं लगता कि ऐसे यूट्यूब पे कोई वीडियो होगा। एटमॉस्फेरिक इवोल्यूशन जो है वो शुरू हुआ 3.5 इंटू 10⁹ ईयर पहले, 9 ईयर अगो, ख़त्म हुआ 2 इंटू 10⁹ ईयर। कैसे माने कि हम एटमॉस्फेयर बनकर तैयार हो गया आपका? कोई रीज़न होगा, कोई कारण होगा। तो जी हाँ, जिस टाइमलाइन से हमें अर्थ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी मिलती है, उस टाइमलाइन पे हम मानते हैं कि हमारे धरती का वायुमंडल बनके तैयार हो गया था। क्योंकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी तभी हमको मिलेगी जब हमारे पास ऊपर ओजोन नाम की छतरी रही होगी। समुद्र जो है ना, वो नेचर का बहुत बढ़िया जेनेटिक लैब है, बहुत बढ़िया। आप एक सेल को ऐसा तोड़िए कि वो 2 न्यूक्लियस के समेत टूटे और अपनी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाए, सिंगल सेल इनटू मल्टी सेलुलर कंपोनेंट। ये सिर्फ नेचर कर सकती है, सिर्फ नेचर। अगर ह्यूमन बीइंग कर लेता तो उसके क्लोन बनाने के सारे जो एविडेंसेस थे वो सब धुआं ना उड़ जाते, वो सब फेल ना होते, वो भी सरवाइव करना चाहिए था, पर नहीं किया। इतने सारे धरती पे लोग हैं, कितने लोग डेथ कर गए होंगे। किसी का रेटिना आप मिला के देखो, किसी का भी, 2 आदमी का रेटिना सेम नहीं है, 2 आदमी का फिंगरप्रिंट सेम नहीं है। मान लीजिए कि 1000 लोग थे, 100 लोग मर गए, तो मरने के बाद उन 100 में से किसी का रेटिना भी इधर आ जाए ना, नहीं मिलेगा। अंगूठे का निशान तो मिलेगा ही नहीं, रेटिना तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। इसीलिए बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रखा गया। खैर, अब हमारे एटमॉस्फेयर का जो भार है वो है 5.6 इंटू 10⁻14 मेट्रिक टन, जो कि 1 मिलियंथ पार्ट है आपका टोटल वेट ऑफ द अर्थ का। अब एटमॉस्फेयर को जब पीटरसन ने क्लासिफाई किया, क्लासिफिकेशन शुरू किया 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में, तो एटमॉस्फेयर को 2 भागों में बांटा गया, होमोस्फीयर और हेटेरोस्फीयर। अब यहाँ जो आप पढ़ने जा रहे हैं ना, ऐसा ये आप एकदम यूनिक पढ़ रहे हैं। आपको इसको पढ़ने के बाद से आप कहेंगे यार अभी तक मैं क्या पढ़ा। तो सुनिए, एटमॉस्फेयर को 2 भाग में बांटे, होमोस्फीयर, हेटेरोस्फीयर। होमोस्फीयर में 3 मुख्य लेयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर। हेटेरोस्फीयर में 2 मुख्य लेयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर 2 भाग में बटा है, मैग्नेटोस्फीयर और सेलेस्टियल स्फीयर। पढ़ा है कहीं ऐसा? नहीं पढ़े। आगे चलते हैं। अब इस होमोस्फीयर का क्लासिफिकेशन समझिए। होमोस्फीयर में कई सारे लेयर्स हैं। पहला है ट्रोपोस्फीयर, जिसमें हम लोग रहते हैं, आप, हम, ऋतिक रोशन, डोनाल्ड ट्रंप, जिपिंग, है, ये लोग सब जो हैं, ये एंजेलिना जोली, ये सब ट्रोपोस्फीयर में रहते हैं। ट्रोपोस्फीयर का जब क्रस्ट से ट्रोपोस्फीयर में जब हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं वायुमंडल में, अभी उसको और भी इलेबोरेट होगा, एक एक पॉइंट इलेबोरेट कर देंगे हम। तो उसमें क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर ट्रोपोस्फीयर के गैसियस कंसंट्रेशन कांस्टेंट और स्टेगनेंट हो जाते हैं। उस पॉइंट को हम पॉज कहते हैं और वो ट्रोपोपॉज होता है। और इस तरह के पॉज हर एक स्फीयर के बाद पाए जाएंगे। जैसे स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोपॉज के ठीक ऊपर से शुरू हो जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। इसी स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन रहता है, और जिस होराइजन में ओजोन पाया जाता है उसको ओजोनोस्फीयर कहते हैं। ओजोन के वीडियोस हम आई बटन में डाल देंगे, आप उसको चेक कर लीजिएगा। ओजोन का निर्माण और डिस्ट्रक्शन और सारा चीज, उसमें सारी कहानियाँ जो है एक्सप्लेन है। स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर जब ऊपर चलती है ट्रोपोस्फीयर के, तो एक पॉइंट पर स्टैग्नेंट होगी, इसको स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। स्ट्रेटोपॉज के ऊपर से शुरू हो जाता है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर एक निर्धारित हाइट के बाद जाके पॉज होता है, तो उसको मीजोपॉज कहते हैं।
मीजोस्फीयर में और थर्मोस्फीयर के शुरुआती लेयर तक, पॉइंट तक, कुछ किलोमीटर थर्मोस्फीयर का एक डेंस इलाका होता है आयन का, वहाँ आयन डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसको आयनोस्फीयर या आयन होराइजन कहते हैं। ये कोई लेयर नहीं है। आयनोस्फीयर, अगर हम ये एक मीजोस्फीयर का कॉलम लें और थर्मोस्फीयर का, ये आपका मीजोपॉज है, ठीक है, ये मीजोपॉज यहाँ पर है आपका मीजोस्फीयर, यहाँ है आपका थर्मोस्फीयर। अब यहाँ पर कहीं आयन डेंसिटी ज़्यादा हो गई, यहाँ पर कहीं आयन डेंसिटी ज़्यादा हो गई, तो वो आयनोस्फीयर कहलाएगा, आयनोस्फीयर या आयन होराइजन कहलाएगा। आयनोस्फीयर एज पर द आयन डेंसिटी एंड आयन की प्रॉपर्टी। आयनोस्फीयर के बारे में बता दें आपको, बड़ा मज़ेदार चीज़, आयनोस्फीयर वह होराइजन है जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, रेडियो सिग्नल्स उसी से जाते हैं। और दूसरी चीज़, आयनोस्फीयर टोटली डिपेंड होता है सनलाइट पे, टोटली डिपेंड होता है सनलाइट पे। इसमें 4 मुख्य जोन होते हैं, डी होराइजन, ई होराइजन, एफ होराइजन और जी होराइजन। एफ होराइजन 2 पार्ट में बटा है, F1 और F2। फिर इसके बाद हेट्रोस्फीयर की बात करते हैं। हेट्रोस्फीयर में पहली लेयर थर्मोस्फीयर से शुरू होती है, ठीक मीजोपॉज के बाद थर्मोस्फीयर होता है। थर्मोस्फीयर के कुछ निचले पोर्शन, मीजोस्फीयर, मीजोपॉज और थर्मोस्फीयर के निचला पायदान, इतने के बीच में आयन होराइजन्स हैं, ठीक है, उसको आयन मंडल कहते हैं। थर्मोस्फीयर के बाद होता है थर्मोपॉज। इसके बाद हेट्रोस्फीयर का एक नया रूप देखने को आपको मिल रहा होगा, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर थर्मोपॉज के ऊपर से शुरू होता है और सेलेस्टियल स्फीयर तक जाता है, सेलेस्टियल स्फीयर तक। एक्सोस्फीयर 2 पार्ट में है। पहली लेयर मैग्नेटोस्फीयर है। मैग्नेटोस्फीयर की लाइन जो है, अभी आप आगे देखेंगे भी, पर मैं यहाँ पे आपको बता भी दूँ, हमारी हमारी जो अर्थ है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड से घिरी हुई है। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे अर्थ के घूमने के कारण क्रिएट होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड का जो एज होगा, ये मैग्नेटोपॉज होगा। और इसके बाद से मैग्नेटोपॉज से लेकर जहाँ पर सन का क्रोनोस्फीयर इंटरैक्ट होता है, वहाँ तक का होराइजन सेलेस्टियल स्फीयर कहलाता है, ठीक है। सन का आउटर स्फीयर और सेलेस्टियल स्फीयर जहाँ पे इंटरैक्ट करते हैं, मिलते हैं, वो वहाँ तक सेलेस्टियल स्फीयर है। फिर सन का शुरू हो जाता है प्रोटोस्फीयर और आपका हीलियोस्फीयर, वो सब आने लगता है। तो सेलेस्टियल स्फीयर द लास्ट एज ऑफ आवर एटमॉस्फियर। हेट्रोस्फीयर 2 भाग में बटा है, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर 2 पार्ट में विभक्त है, मैग्नेटोस्फीयर एंड सेलेस्टियल स्फीयर। मैग्नेटोस्फीयर जहाँ पे हमारी मैग्नेटिक लाइन ख़त्म हो जाती है, वो है पॉइंट मैग्नेटोपॉज का। अभी आप आगे देखेंगे भी उसको। तो बहुत सारे नक्शा मैंने देखा, अर्थ का समझ में नहीं आया, तो मैंने ऐसे इसको बना दिया है। अब ये देखिए, आप देख रहे होंगे, ये लाइन ट्रोपोपॉज, ये लाइन स्ट्रेटोपॉज, ये लाइन मीजोपॉज, ये लाइन थर्मोपॉज, ये लाइन एक्सोपॉज, ये लाइन मैग्नेटोपॉज, और ये आपका ये सेलेस्टियल स्फीयर पूरा। और ये सेलेस्टियल स्फीयर कहाँ तक जाएगा? कोरोनल एज तक, कोरोनल एज तक ऑफ सन। इसी को समझाने के लिए मैंने ये बनाया था। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये मैंने लाया फ़ोटो, उसका है गूगल से। ये देखिए मैग्नेटोस्फीयर, ये मैग्नेटोस्फीयर, और ये देखिए आप एज मैग्नेटिक, तो मैग्नेटोपॉज। ये जो आप आउटर एज देख रहे हैं, आउटर एज, ये है मैग्नेटोपॉज। और यही मैग्नेटिक लाइन की मैं बात कर रहा था, मैग्नेटिक लाइन जो अर्थ के घूमने से बनती है। इस मैग्नेटिक लाइन का जो कगार है, ये जो मैग्नेटिक लाइन का जो कगार आप देखने को पा रहे हैं इसमें, ये प्लेन इक्वेटोरियल, इसी पॉइंट को
और इस पॉइंट को, एंड पॉइंट को हम कहते हैं वैन एलियन रेडिएशन बेल्ट। ये सन से लाइट आ रही है, जो सोलर विंड ये सब आती है, तो हमारे अर्थ के ईएम फील्ड से टकराकर डेविएट हो जाती है। तो जो एज तक है वो मैग्नेटोपॉज, उसका एज। एक ये देखिए, इसमें आप मैग्नेटोपॉज देख रहे होंगे, ऊपर क्लियर कट दिख रहा है। ये सन से आने वाली रेडिएशन है और ये हमारा मैग्नेटोस्फीयर के कारण अर्थ उन रेडिएशंस को डाइवर्ट कर देती है, नहीं तो ख़त्म हो जाए वायुमंडल ही हम लोग का। एक फ़ोटो ये भी है, मैग्नेटोपॉज को दिखाया गया इसमें। इसमें एक टर्म आप देख रहे होंगे, आपको एकदम नया लगेगा, जियो कोरोना। व्हाट इज़ जियो कोरोना? तो इट इज़ द शाइनिंग ऑफ अर्थ। जहाँ तक अर्थ शाइन करती है उस होराइज़न को हम जियो कोरोना कहते हैं। उसी तरह जहाँ तक सन शाइन करता है, जो उसका शाइनिंग जोन जो दिखता है, विजिबल, क्लियर विजिबल, जैसे इसका ब्लू दिख रहा है उसका वाइट दिखेगा, वो पॉइंट, वो एज, वो कगार जो होगा वो सोलर का क्रोमोस्फीयर कहलाएगा। और ये हमारा जो आपका है, ये मान लीजिए इधर अगर सोलर का आपका क्रोनोस्फीयर है, क्रोनोस्फीयर, तो ये जो पॉइंट होगा आपका जहाँ ये मिलेंगे, यहाँ तक आपका सेलेस्टियल स्फीयर कहलाता है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा तो ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो एटमॉस्फेयर को इलैबोरेट करेगा पूरा। ये जो इन्वायरमेंट आप देखें इसमें, ये पोर्शन, इसके बाद से जो वीडियो बनेगा उसमें ये पूरा इलैबोरेट होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा इलैबोरेट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ये इलैबोरेट होगा। और थर्ड वीडियो ये, एक वीडियो इसका आ ही चुका है, एक ये है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा होगा पर सब इलैबोरेटेड फॉर्म में आपको मिलेगा, सारा कुछ इसमें बृहद जानकारी के साथ अवेलेबल होगा। थैंक यू वेरी मच। किसी भी प्रकार का क्यूरी होगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए गए हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे।